हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मोस्टली लोग कंफ्यूज्ड होते हैं रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में, क्योंकि एक छोटा सा प्रोसेस है ये ब्रीदिंग, जिसमें हम इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। बट रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे एक्चुअली एनर्जी का लिबरेशन होता है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द वेरियस स्टेप्स, वेरियस पार्ट एंड द वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ रेस्पिरेशन which is very important for class 10th board examination. So स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन से। तो रेस्पिरेशन इज बेसिकली a process of breakdown। और यहां ब्रेकडाउन किसका होगा? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल breaks by oxidation, by the addition of oxygen. So it breaks, complex molecule breaks by the means of oxidation and it liberates energy. तो ये प्रोसेस एसेंशियल क्यों है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं या हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात करूं, सब में फूड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड इस फूड का ब्रेकडाउन या बर्निंग ऑफ फूड, एंड व्हाई बर्निंग आई एम यूजिंग, मैं बर्निंग टर्म क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि जिस भी सब्सटेंस को हम ऑक्सीजन के साथ ऐड करेंगे, इट लीड्स टू बर्निंग ऑफ दैट सब्सटेंस और द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड पार्टिकल एंड विच फाइनली लिबरेट्स एनर्जी। क्लियर? तो दिस इज द मेन एम ऑफ रेस्पिरेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ द complex molecule by the addition of oxygen. Now डिफरेंस क्या है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में। तो मैं स्टार्ट करूंगा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के डिफरेंस क्यों डिफर है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस देखेंगे हम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में। तो फर्स्ट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग इज ए कांस्टेंट प्रोसेस। कांस्टेंट प्रोसेस का मतलब ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा फ्रॉम द बर्थ अप टू द डेथ। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था कि इस प्रोसेस में ब्रेकडाउन होगा फूड मॉलिक्यूल का, और जब फूड ब्रेक होगा तो एनर्जी लिबरेट होगी। वो एनर्जी भी केमिकल है, फूड भी केमिकल है। दैट्स व्हाई इट्स अ केमिकल प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो दिस इज द first basic difference between these two, physical process and chemical process. Okay? Number 2, breathing involves the exchange of gases between the surroundings and between the body tissue. बहुत सिंपल सा मतलब है ब्रीदिंग का कि जो हमारे सराउंडिंग में गैसेस हैं वो हमारे बॉडी टिश्यू के साथ एक्सचेंज हो या रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ एक्सचेंज हो। तो it is based on the exchange of gases between the surroundings. Surroundings means atmosphere, surroundings and body tissue. Clear? ये चीज आपको समझ में आ रही है? मतलब इस प्रोसेस के थ्रू एक्सटर्नल एयर एंटर होती है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। रेस्पिरेशन में क्या है? इट्स अगेन एक्सचेंज ऑफ गैस बट between the blood
एंड द बॉडी टिश्यू, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन एंटर होगा ये आके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में स्टोर होगा, जहां से ये मिक्स्ड होगा विद ब्लड, अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एक्सचेंज बिटवीन बॉडी फ्लूइड मीन्स ब्लड एंड बॉडी सेल्स और टिश्यूज, ये बहुत बेसिक चीज है इन दोनों में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सराउंडिंग एंड द बॉडी एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यूज और सेल्स। नंबर 3, ब्रीदिंग। इट्स अ प्रोसेस विच यू कैन कंट्रोल। आप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर सकते हो, आप रेस्पिरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, तो इट कैन बी controlled and cannot be controlled. Clear? And the fourth point, which is very simple, breathing में there is no enzymatic action. It's simply based on concentration gradient, यानी high to low diffusion process involved होगा. It is based on diffusion and no enzymes are involved. No enzymatic action. And respiration में क्या होगा? Enzymatic action involved होगा, क्योंकि respiration is totally based on enzymatic process, which mainly promotes the breakdown of the food particle to liberate energy. So it's an enzymatic process. Again, enzymatic process है ये, तो एंजाइम की हेल्प से फूड का ब्रेकडाउन हुआ है, केमिकल प्रोसेस था, तो ये अंडरस्टूड है। इस प्रोसेस से एनर्जी लिबरेट होगा, बट इससे एनर्जी लिबरेट नहीं होगा। नो लिबरेशन ऑफ एनर्जी, नो लिबरेशन ऑफ एनर्जी एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी, लिबरेशन ऑफ एनर्जी। So these 5 points are enough to understand the difference between breathing and respiration. Now let's move on the second topic, aerobic and anaerobic respiration. So aerobic and anaerobic respiration is the second topic, which is very important. Aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration. Now, again, these two processes are involved in the respiration. दोनों ही process से respiration तो होगा, but minor difference है between these two. वो difference क्या है कि aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, यानी ये जो air portion इससे आपको याद रखना है, it takes place in the presence of oxygen, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा ये। in the absence of oxygen, यहाँ पे ऑक्सीजन completely absent होगा। तो ये ऑक्सीजन के absence में अगर respiration होगा तो ये चीज अंडरस्टूड होगी कि यहाँ पे जो फूड मॉलिक्यूल है या जो सब्सटेंस है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होगा, और यहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो इट रिजल्ट्स इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा एरोबिक में। एनारोबिक में क्या होगा? पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। एंड अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो ये भी अंडरस्टूड है, यहाँ पे एनर्जी लेस लिबरेट होगी, यहाँ एनर्जी मोर लिबरेट होगी। तो मोर लिबरेशन ऑफ एनर्जी, मोर लिबरेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी। यहाँ पे क्या होगा? लेस लिबरेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन तो नॉर्मली बॉडी के हर एक सेल में होता है,
बट एनारोबिक रेस्पिरेशन को अगर मैं ह्यूमन बॉडी में बात करूं तो आरबीसी ये एग्जांपल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। क्यों आरबीसी? क्योंकि आरबीसी वो सेल है जिसका एंटायर सरफेस जो है वो हीमोग्लोबिन ऑक्युपाई करता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज। अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये साइट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो प्रोसेस जो होगा वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, एंड साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पे बेस्ड है। सेकंड एग्जांपल जो बहुत ज्यादा यूज होता है कमर्शियली वो है बैक्टीरिया एंड यीस्ट। एंड बैक्टीरिया एंड यीस्ट भी एनारोबिक रेस्पिरेशन से नंबर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। मैं छोटा एग्जांपल दूंगा, अगर आप यीस्ट को यूज करें एज ए बेकर यीस्ट, तो बेकर यीस्ट में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, ये सपोज मैं यीस्ट का एग्जांपल ले रहा हूं फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो यीस्ट का ये जो प्रोसेस है इसको बेकर यीस्ट भी बोलते हैं, बेकर यीस्ट। ओके, तो ये प्रोसेस जो फर्मेंटेशन पे बेस्ड है, इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, और यहां देख रहे हैं ये 6 कार्बन कंपाउंड है, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ये ब्रेक होगा 3 कार्बन कंपाउंड एंड 3 कार्बन कंपाउंड, तो 3 कार्बन कंपाउंड इज पायरुवेट, एंड यहां पे भी पायरुवेट, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। देखिए 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 3 कार्बन कंपाउंड आ गया। अब 3 को ब्रेक करेंगे into 2 carbon and 1 carbon. Okay, so 2 carbon is C2H5OH, ethyl alcohol. This is ethyl alcohol, and that 1 carbon is CO2. ये देखिए 1 कार्बन CO2 हो गया, ये 2 कार्बन यहाँ C यानी कार्बन का 2 कंपाउंड, कार्बन का 1 कंपाउंड, एंड ये जो लिबरेशन ऑफ CO2 है, इस प्रोसेस को लीवनिंग भी बोलते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ इथिल अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन का भी प्रोसेस है जो यीस्ट, बैक्टीरिया और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो परफॉर्म करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो दिस इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। क्लियर? एंड अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज पे बेस्ड है, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो ग्लूकोज का होगा बाय ग्लाइकोलाइसिस एंड बाय Krebs साइकिल, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन लिबरेट्स 38 ATP। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिबरेट्स 38 ATP। तो ये भी जो डिफरेंस है एरोबिक एनारोबिक, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउ वी विल डिस्कस respiration in plants. The next topic is respiration in plants. Okay. Respiration in plants. अच्छा, प्लांट्स की भी एक प्रॉपर्टी है, प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो प्लांट्स क्या करता है, इंडिविजुअल रेस्पिरेशन करता है। ये इंडिविजुअल रेस्पिरेशन का मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं प्लांट के वो अपना सेल्फ रेस्पिरेशन करेंगे। तो इंडिविजुअल रेस्पिरेशन अगर होगा इसका, तो ये अंडरस्टूड है, इंडिविजुअल रेस्पिरेशन होगा तो सारे कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब स्टेम भी पार्टिसिपेट करेगा,
रूट भी पार्टिसिपेट करेगा एंड लीफ भी पार्टिसिपेट करेगा। ये तीनों पार्टिसिपेशन करेंगे इन द रेस्पिरेशन इन प्लांट प्रोसेस। नंबर 2, जब सेल्फ रेस्पिरेशन है, यानी हर एक कंपोनेंट या हर एक पार्ट अपना रेस्पिरेशन कर रहा है, तो नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड। ह्यूमन बॉडी में क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इज रिक्वायर्ड बाय द ब्लड, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, transportation is not required in plants as they perform individual respiration. Now let us discuss about how these parts are involved in respiration. So let's start with the stem part. The first one is stem. Stem में mainly जो part involved है उसको हम ट्राइकोन्स बोलते हैं या मल्टी सेलुलर हेयर भी बोलते हैं। So this is the bark of stem. So in the older stem portion, some stem hair-like projections are there. ये epidermal cells का elongation होता है, okay? And some openings are there in the bark of older trees. तो आपको याद क्या रखना है, जो older tree के bark में opening है, इसे ट्राइचोम्स बोलते हैं, okay? एंड जो स्टेम के ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर है, इसे हम लैंटिसेल्स बोलते हैं, ओके? एंड दीज टू स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व। अब ये रेस्पिरेशन करेगा कैसे? बहुत सिंपल है, ये भी आपको याद रखना है कि ये जो सराउंडिंग है एटमॉस्फेरिक एयर, इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ओके? तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा फ्रॉम द हाई टू लो, ये डिफ्यूजन पे बेस्ड होगा। ऑक्सीजन मूव करेगा हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। सिमिलरली जो ये स्टेम हेयर्स है, इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन अगर एंटर करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लिबरेट होगा। तो ये CO2 जो है यहाँ से, ये फ्रॉम हाई, यहाँ पे ये हाई होगा और ये हाई टू लो ये डिफ्यूज कर जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है स्टेम का, फ्रॉम हाई टू लो एंड लो टू हाई। बस आपको याद क्या रखना है, वो कंपोनेंट जो इन्वॉल्व है, क्योंकि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन द रूट्स पार्ट। रूट्स का रेस्पिरेशन भी बहुत सिंपल है, वो भी आपको समझना है कि कैसे रूट्स का रेस्पिरेशन होगा। अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स में भी आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला क्या है, सपोज दिस इज द बार्क ऑफ स्टेम, दिस इज द सॉइल पोर्शन। तो ये जो पूरा सॉइल पोर्शन है, इसमें ये जो एलिवेशंस है रूट का, ओके? अब रूट के ऊपर या जो रूट का आउटर सरफेस है, इसमें ये एपिडर्मल सेल्स का इलोंगेशन होगा, ओके? तो ये एपिडर्मल सेल्स होंगी, एपिडर्मल सेल्स, और इसी एपिडर्मल सेल्स के इलोंगेशन से रूट हेयर का स्ट्रक्चर बनेगा। ये बहुत सारे रूट्स में आपने देखा होगा रूट हेयर का स्ट्रक्चर, ओके? तो रूट हेयर्स एंड सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं सॉइल वाला, ठीक है, ये सॉइल, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जो ऑक्सीजन सॉइल में है वो हाई कंसेंट्रेशन पे होगा, बिकॉज ये सॉइल से बाउंड ऑक्सीजन है। एंड रूट सेल्स में या एपिडर्मल सेल्स में जो इलोंगेशन है, इसमें ऑक्सीजन कम होगा, तो ये हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंटर करेगा। यहाँ तो डिफ्यूजन प्रोसेस इन्वॉल्व है। बट जो ओल्डर रूट्स है, जितनी भी आप देखो ओल्डर रूट्स, लाइक बनियन ट्री में रूट्स बहुत जल्दी ओल्डर हो जाती है, तो रूट के ऊपर एक कवरिंग आ जाती है डेड सेल्स की। तो डेड सेल्स की कवरिंग के बाद भी मान लो ये एक बहुत थिक कवरिंग बन रहा है डेड सेल का, ओके? तो इस कवरिंग में भी एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज लेंटिसेल्स। तो ये लेंटिसेल्स का भी रोल यही है
यानी सभी प्रोसेस हो, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, इवन हम लोग लीफ की भी बात करेंगे, सब में आपको एक ही चीज याद रखनी है, द प्रोसेस इज डिफ्यूजन, क्योंकि मूवमेंट ऑफ गैस होगा फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो लेंटिसेल्स के थ्रू भी ऑक्सीजन एंटर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो ये पोर्शन हो गया रूट का। अब लीफ की बात करते हैं। लीफ में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग जानते हो कि लीफ यानी अगर मैं लीफ के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो पोर्शन है अपर पोर्शन क्यूटिकल, क्यूटिकल के जस्ट आप नीचे आओ तो गार्ड सेल्स दिखता है आपको। ओके, एंड ये जो ओपनिंग है दैट ओपनिंग इज नोन एज स्टोमाटा। ओके, एंड स्टोमाटा ओपनिंग इज बाउंडेड बाय गार्ड सेल्स। Okay, now the opening and closing of stomata are regulated by guard cells. Stomata open होगा तो gases enter होंगी, stomata closed हो जाएगा तो gases released हो जाएंगे, मतलब enter नहीं करेंगे। अब important चीज क्या है, इस गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। एक है टर्जिडिटी। टर्जिड का मतलब क्या हुआ, टर्जिड का मतलब ये हुआ कि गार्ड सेल्स में वाटर की एंट्री होगी, ये स्वेल करेगा। ये स्वेल करेगा तो स्टोमाटा क्या होगा, स्वेल करेगा तो जब सेल स्वेल करता है ये और नजदीक आ जाएगा तो स्टोमाटा क्या होगा, क्लोज्ड हो जाएगा। और जैसे ही फ्लैसिड कंडीशन आएगी, फ्लैसिड में क्या होगा, ये श्रिंक करेगा। श्रिंक करने से क्या होगा, स्टोमाटा ओपन होगा। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको समझना है बाय गार्ड सेल्स। प्रोसेस पे यहाँ पे सेम है, जो ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर होगा वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। So now we will discuss the respiration in human beings. So the next part is respiration in human beings. So human beings में there is a well-defined respiratory system. Okay, starting from, so this is the trachea portion. Okay, it's a cartilaginous structure, C-shaped, non-collapsible cartilage. तो अब जो स्ट्रक्चर हम लोग अभी पढ़ेंगे वो है okay? So respiration in human beings or human respiratory system. The topic is human respiratory system. Human respiratory system. So in the human respiratory system, there are two important components which are involved in respiration. बहुत ध्यान से समझना है इस complete respiratory system को. Okay? The first one is respiratory tract. Respiratory tract. And the second one is respiratory organ. Okay? Respiratory organ. So let us understand what are those components which are the part of respiratory tract. So we mostly inhale from the nose. Okay? तो अगर मैं respiratory tract की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला पार्ट
जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है, वो है आपका नोज पार्ट। ओके, क्लियर ना? नोज के बाद सेकेंड पार्ट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, pharynx. Clear? And pharynx leads into larynx, which consists of vocal cord, larynx, and the final part is trachea, which is also known as windpipe. So these are respiratory tract. पहले इन respiratory tract को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर respiratory organ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज नोज पार्ट। सो नोज पार्ट, सपोज so let us understand the part of nose which are involved in respiration. So these are the paired opening which is known as nostrils. Nostrils means जो opening nose के बिल्कुल anterior end पे है, nostrils leads into ये जो passage आप देख रहे हो, this is known as nasal passage. Okay, and nasal passage is divided into two. दो passage हैं, एक right और एक left. तो जो cartilaginous structure इस passage को divide करता है, इस part को हम बोलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर तक draw कर ले इसको, nasal septum. Okay, this is nasal septum. अब important क्या है? The entire nose is divided into three important regions. The first one, जो बिल्कुल anterior part है इसका, it is known as vestibular region. Vestibular region. Okay. The middle part is known as respiratory region. This is known as respiratory region. Okay. And the last part is known as olfactory region. Okay. So these three parts of nose are very important. पहले समझ लेते हैं vestibular region क्या है, respiratory region क्या है, and olfactory region क्या है. तो vestibular region, when you enters through the nostrils, nostrils के just बाद आप देखोगे यहाँ पे fine hair-like projections आपको दिखेगा. Okay? And इस surface पे आपको oil gland दिखेगा. तो vestibular region consists of fine hair in the nostrils, fine hair and oil glands. And इन दोनों का function क्या है? They condition the air or they filter the air. Filter the air and condition the air. Condition the air. So these two functions are of vestibular region. Now respiratory region. Respiratory region consists of, मैं इस पार्ट को okay, respiratory region, it consists of numerous blood vessels, numerous blood vessels or blood capillaries. Hence it appears reddish pinkish in color. It appears reddish pinkish in color. And the third one is olfactory region. This one, olfactory region. And olfactory region consists of center of smell. यहाँ पे receptor of smell होता है because of olfactory epithelium. Okay, तो जो nose का secondary function है, primary function is to intake the gas oxygen and olfactory epithelium is a
सेंटर ऑफ स्मेल। ओके, तो ये कंप्लीट पार्ट नोज का है, ये आपको समझना है फिर से। नॉस्ट्रल्स द पेयर्ड ओपनिंग which leads into nasal passage, the nasal septum which divides the nasal passage into two. Now the vestibular region, after entry through the nostrils, the fine hair and the oil gland जो anterior portion में present है वो vestibular region है, जिसका main function है air को filter करना। Respiratory region consists of numerous blood capillaries which mainly gives reddish pinkish color to the nose, and olfactory means the center of smell जो nose का second function भी है। अब nose के बाद second part है pharynx। Second part is pharynx, and pharynx a common passage here for the food and air, because this is the entry of nose and this is the entry of mouth, and this one is a common passage which is known as pharynx. Okay, so common passage here for the food and air, common passage for food and air. Clear? And pharynx also divides into three important parts. The first one is nasopharynx. The nasal part means the part which starts from nose and leads to pharynx. So it's a nasal part. Okay? Oropharynx, it's the oral part, यानी जो oral cavity से pharynx की तरफ लीच करता है, oral cavity to pharynx. Okay? ये वाला जो पैसेज आप देख रहे हो ओरल कैविटी से pharynx की तरफ। ओके, एंड द थर्ड वन इज laryngopharynx। ओके, तो laryngopharynx का मतलब ये हुआ जहां पे जंक्शन बन जाए और ये लीड कर जाए इनटू larynx portion। ओके, so this is the second part, pharynx। Now the third part is larynx. The third part, larynx. Larynx is a slit-like opening. Suppose ये जो structure आप देख रहे हो, okay, ये larynx का part है, and it consists of slit-like opening which contain vocal cord। तो यहाँ पे ये structure जो है ये vocal cord का present है, okay। So these are vocal cords, and it also supports the thyroid gland। तो conical projection बन जाता है anterior end पे, तो इस projection को Adam's apple बोलते हैं, Adam's apple या Pomus Adami, Adam's apple और Pomus Adami। Okay, now the larynx consists of that glottis portion। it also has, ये suppose glottis portion है, तो इसके ऊपर एक flap like projection होता है। okay, इस projection को epiglottis बोलते हैं, epiglottis, which covers the glottis during the swallowing of food। So larynx slit-like opening, okay, or the voice box slit-like opening, okay, or the voice box, because it contains vocal cord and it is bounded by because it is located towards the anterior part of trachea, so it is bounded by epiglottis which prevents the entry of food during the swallowing, prevents the entry of food during swallowing। okay, larynx has a conical projection because of the covering of thyroid gland, so larynx
has conical projection also because of thyroid gland. Okay, that conical projection because of thyroid gland, and that conical projection is known as pomus adami or Adam's apple. Pomus adami or Adam's apple. क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? तो ये हुआ लैरिंक्स का पार्ट. तो नोस्ट्रल्स के बाद pharynx, then larynx, and finally trachea, the last portion of the respiratory tract. Now the next part is trachea. Trachea is also known as windpipe because it runs in the mid of thoracic cavity. Okay, ये बिल्कुल मिड में आप देख रहे हो ये रन करता है. Okay, runs in mid of thoracic cavity. Mid of thoracic cavity. Clear? And बिल्कुल मिडिल में आने के बाद it divides into two. तो ये डिवीजन जो है it is known as bronchi. एंड ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है ट्रैकिया. ओके, एंड ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय नॉन कोलैप्सिबल सी शेप कार्टिलेज. तो इट इज सपोर्टेड बाय जो इंटायर स्ट्रक्चर इसका ये कोलैप्स नहीं होता क्योंकि इट इज सपोर्टेड बाय नॉन कोलैप्सिबल सी शेप्ड कार्टिलेज. एंड ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाई ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स. तो इट इज सपोर्टेड बाय नॉन कोलैप्सिबल सी शेप्ड कार्टिलेज. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर इंटीरियर जो पोर्शन है ट्रैकिया का यहाँ पे एपिथेलियम भी प्रेजेंट है. दिस इज नोन एज ciliated epithelium which helps in the movement of substance. Okay, तो ये जो पोर्शन है ये ciliated epithelium का पोर्शन है. ciliated epithelium से जरूर मेंशन करिए, ciliated epithelium. ओके, एंड यहाँ पे goblet cells की भी एक लेयर आपको दिखेगी. तो यहाँ एक लेयर जो है ये गॉबलेट सेल्स की भी दिखती है. तो ये गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस रिलीज करता है. तो ट्रैकिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या था? एक तो ये नॉन कोलैप्सिबल सी शेप्ड कार्टिलेज. ओके, एंड नंबर 2 इट इज लाइंड बाय ciliated epithelium and goblet cells. Okay, एंड ये सेम स्ट्रक्चर आपको ट्रैकिया की डिविजन्स पे भी दिखेगा जिसको हम डिस्कस करेंगे इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. बिकॉज ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू एंड दैट डिवीजन इज नोन एज ब्रोंकाई और प्राइमरी ब्रोंकाई. ओके, so it's a primary bronchi and finally primary bronchi enters into lungs to form bronchial tree. ये भी हम डिस्कस करेंगे in the portion respiratory organ. So the respiratory organs, lungs. So humans have a pair of lungs, right and left. And these lungs are located in thoracic cavity. क्योंकि अगर मैं एक्सटर्नली शो करूं तो यहाँ आपको कवरिंग ऑफ रिबकेज भी दिख जाएगा. ओके, एक पोर्शन हम लोग रिबकेज के लिए ड्रॉ करके रखते हैं जिससे कि एक्सटर्नल सरफेस भी समझ में आए, और एक पोर्शन हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए यूज करेंगे. ओके, तो लंग्स पेयर्ड एंड सॉफ्ट सॉजी elastic organ, soft, soggy, elastic organ. Okay, located in the thoracic cavity. क्योंकि जो cavity ribs से bounded है
उसे हम थोरेसिस कैविटी बोलते हैं, इन द थोरेसिस कैविटी। क्लियर? नाउ अगर मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करूं तो लंग्स हैज डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग। ये जो आप डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग देख रहे हो, इस कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा। ओके, तो दैट कवरिंग इज नोन एज प्लूरा। एंड ये जो स्पेस है ये प्लूरल कैविटी, ये प्लूरल कैविटी, एंड इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। तो ये प्लूरल फ्लूइड, प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। अगर मैं साइज की बात करूं तो राइट लंग इज स्मॉलर देन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ लीवर, ये थोड़ा सा एलिवेटेड होता है। ओके, साइज, तो साइज में आपको दो चीजें समझनी है। अगर लेंथ की बात करें तो राइट लंग इज स्मॉलर देन लेफ्ट, राइट लंग इज स्मॉलर देन लेफ्ट because of liver, okay, because of liver। बट अगर मैं डायमेंशन की, डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर में तो लेफ्ट लंग, क्योंकि लेफ्ट की तरफ हार्ट का लोकेशन है, ओके, तो लेफ्ट लंग इज स्मॉलर इन डायमीटर। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो ये वाला जो पोर्शन राइट का है ये थोड़ा सा कम होगा लेफ्ट से, ओके, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे हार्ट के लिए एक स्पेस बना होता है। तो यहाँ पे ये जो साइट फॉर हार्ट है, ओके। तो ये तो डायमेंशन की बात हो गई। अगर मैं इसके सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो इट रेस्ट ऑन द डायफ्राम, ये डायफ्राम है जिसके ऊपर ये रेस्ट करता है, विच इज मेड अप ऑफ रेडियल मसल्स। और रिब्स के बीच में जो स्ट्रक्चर आप देखते हो मसल्स का, ये मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ओके। ये जो पूरा पोर्शन आप रिब्स का देख रहे हो तो ये इंटरकोस्टल मसल्स है, ठीक है। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स और ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम इट इज मेड अप ऑफ रेडियल मसल्स। Please remember these two important support: intercostal muscles between the rib cage and radial muscles of diaphragm. Okay? So this is all about the structure of lungs externally. अब internally हम लोग समझेंगे कि कौन-कौन से component important. So internal structure of lungs. Internal structure of lungs. इंटरनली अगर आपको सिर्फ एक चीज याद है तो आप बहुत अच्छी से लंग्स के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनली होता क्या है। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, इसको मैं और शॉर्टर कर रहा हूँ। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है ये डिवाइड हो जाएगा इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है ये सेकेंडरी ब्रोंकाई का बन जाएगा। फिर ये डिवाइड हो जाएगा तो टर्शियरी ब्रोंकाई बन जाएगा, ओके। इस तरह से ये टर्शियरी ब्रोंकाई बन जाएगा। फिर टर्शियरी ब्रोंकाई लीड्स इनटू अल्वियोलर डक्ट, तो ये अल्वियोलर डक्ट का स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। एंड अल्वियोलर डक्ट लीड्स इनटू स्मॉल सैक लाइक इमेजिनेशन नोन एज एट्रिया, तो यहाँ एट्रिया का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर ये पूरा जो बाउंड होगा अल्वियोलर सैक एंड दिस इज नोन एज
अल्वुलाई, ये अल्वुलाई का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। मैं एक बार मेंशन कर दूं ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद जाए। तो ये जो पोर्शन था पहले मैं यही से मेंशन करूंगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, ओके, देन ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड ये जो डिवीजन है ये टर्शियरी ब्रोंकाई, tertiary bronchi, and this one is alveolar duct, alveolar duct. Then small eragination is atria. The entire sac-like structure is alveolar sac, and ultimately ये alveoli है। इतना कुछ है इंटरनली। अगर एक एक पार्ट को भी हम एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ टू एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स अप टू द लेवल ऑफ क्लास 10। ओके, नाउ alveoli is supported by number of blood capillaries। तो यहाँ पे number of blood capillaries are there, around millions of capillaries are there। तो these are capillaries। Okay, so this is all about internal structure of lungs, but you have to remember only one thing, okay, that is bronchial tree। Okay, that bronchial tree is formed due to the division of primary bronchi which leads into secondary and tertiary bronchi। Clear? Number 2, alveoli are important। Why alveoli are important? Because alveoli consist of millions of blood capillaries, and exchange of gas with the bodies, with the bloods or with the blood cells में कह सकता हूँ वो alveoli में होगा। तो exchange between gas and blood takes place in alveoli। ये जो गैस एंड ब्लड का एक्सचेंज है ये ब्लड का आरबीसी जो इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। तो ये सफिशिएंट है टू अंडरस्टैंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ओके, तो इस सेशन में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज बेस्ड ऑन mechanism of respiration। तो we are talking about human respiration। तो human respiration में two steps are there। सब लोग जानते हैं, एक inspiration and the second one is expiration। Inspiration and expiration। So इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इवेंट में क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, ये अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, बट एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको दे रहा हूं। ट्रैकिया एंड प्राइमरी ब्रोंकाई along with lungs, okay, and this one is your rib cage, okay, and here diaphragm which is made up of radial muscle। तो इंस्पिरेशन में क्या होगा कि when oxygen enters into the lungs, तो lungs एक्ट करता है एक एम्प्टी बैलून की तरह। जैसे इसमें एयर फिल्ड होगा ये एक्सपैंड होगा तो अंडरस्टूड है जैसे ही लंग्स का एक्सपेंशन होगा, थोरेसिक कैविटी यानी जो रिब केज है इसमें जो इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट हैं ये आउटवर्ड की तरफ आएगा। फर्स्ट इवेंट इज द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायमेंशन अगर बढ़ रहा है डायमीटर पे तो इलोंगेशन भी होगा।
तो डायफ्राम जो है वो पुल्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दोनों मसल्स में। तो इंस्पिरेशन इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ intercostal muscles of ribs, intercostal muscle of ribs and radial muscles of diaphragm, radial muscles of diaphragm। तो एज ए रिजल्ट होगा क्या, इंटरकोस्टल आउटवर्ड जाएगा, इंटरकोस्टल आउटवर्ड की तरफ जाएगा, ओके। एंड जो रेडियल मसल है डायफ्राम का, रेडियल मसल्स जो है वो डाउनवर्ड जाएगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन। अब होगा क्या जब ये आउटवर्ड और डाउनवर्ड होगा, तो थोरसिस कैविटी अपने साइज में इंक्रीज हो जाएगी, thoracic cavity increases, but in expiration में क्या होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्सपिरेशन में क्या होगा कि जो इंटरकोस्टल मसल्स आउटवर्ड की तरफ था वो अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, यानी रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द मसल्स, एंड डायफ्राम अपवर्ड की तरफ जाएगा ना, तो रिलैक्सेशन होगा इंटरकोस्टल मसल्स का, इंटरकोस्टल मसल्स एंड रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम, इन दोनों का रिलैक्सेशन होगा, रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम। तो इन दोनों मसल्स का तो रिलैक्सेशन हो जाएगा। नंबर 2, अगर रिलैक्सेशन होगा तो थोरसिस कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, थोरसिस कैविटी डिक्रीजेस। बात समझ में आ रही है आपको? तो इंटरकोस्टल मसल्स आउटवर्ड आएगा, डाउन जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड जाएगा ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, क्योंकि लंग्स बैलून का काम करेगा, और जब एक्सपिरेशन होगा एयर हम एक्सहेल करेंगे तो डायफ्राम अपवर्ड आएगा और इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो इनवर्ड आ जाएंगे। इस मैकेनिज्म के बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हाउ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी एंड हाउ CO2 ट्रांसपोर्ट, ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रोसेस है ऑक्सीजन का एंट्री का, कि हाउ ऑक्सीजन एंटर्स, हाउ ऑक्सीजन एंटर्स इन बॉडी। तो बहुत सिंपल सा आपको स्टेप याद रखना है कि इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, एयर में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो है 21%, हालांकि ये बहुत कम है, बट बुक्स में स्टिल अभी भी 21% दिया हुआ है। एंड इसको अगर मैं कंपेयर करूं विद द ऑक्सीजन ऑफ alveoli ऑफ लंग्स, तो इट इज अबाउट 5.4%, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का alveoli में हमेशा स्टोर रहता है। तो इट इज फार लेसर देन द आउटर। देखो बाहर 21 है, अंदर कितना है, सिर्फ 5.4, तो ये डिफ्यूज करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग टू द alveoli। तो प्रोसेस हो जाएगा डिफ्यूजन, यानी मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। alveoli में आने के बाद alveoli में क्या होगा, इन alveoli, ओके, ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, क्योंकि this is the only passage for the transport of oxygen, and oxygen binds with hemoglobin to form oxyhemoglobin, okay। ये होगा कैसे, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली जो पूरा ऑक्सीहीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें मैं पहले हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर वाले पार्ट को मेंशन करूंगा।
तो हीम इज द आयरन पार्ट which is about 5% and globin is a protein part which is around 95%. okay, and जो स्ट्रक्चर बनता है हीमोग्लोबिन का, वो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, ओके, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें 4 पायरोल्स प्रेजेंट होंगे. Okay, so these are the 4 pyrrole and यहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट है. बात समझ में आ गई? तो सपोज मैं इस रिंग को मान लेता हूं हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग है. अब देखिए, एक ही साइट पे अगर बाइंड होगा, इट मींस 25% ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन. दोनों साइड्स पे बाइंड है तो 50% बाइंडिंग, तीनों साइड्स इन्वॉल्व है तो 75, एंड सिमिलरली 100% ऑफ ऑक्सीजन इफ इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन. तो ये जो प्रोसेस है, जो स्ट्रक्चर है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. तो सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, एंड थोड़ा सा क्लास 10 होगी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल आप ये मेंशन कर सकते हो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट. बट कार्बन डाइऑक्साइड के मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करता है बाय द 3 वेज. तो टू ट्रांसपोर्ट्स, इसको हम लोग समझेंगे. Transport of CO2. So carbon dioxide transports in 3 forms. The first form is in the dissolved form. And carbon dioxide easily dissolved in plasma. So CO2 dissolved in plasma. And 70% CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होता है. CO2 dissolved in plasma and 70% transport of CO2 is done by plasma. Okay. Second form is in the form of bicarbonate ions. अब बाइकार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहली चीज आपको समझनी है, क्योंकि ये प्लाज्मा में फॉर्म नहीं होता. तो सपोज ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है, ओके, और ये इसका हीमोग्लोबिन वाला पार्ट है, बिकॉज आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस तो होगा नहीं, तो ये हीमोग्लोबिन है. मैं एचबी से मेंशन कर रहा हूं इसको, ओके. एंड इसके सराउंडिंग पे ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है. दिस इज आरबीसी, हीमोग्लोबिन, एंड ये साइटोप्लाज्म. ओके. तो जब ऑक्सीजन बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से, ओके, तो CO2 रिलीज होता है इनटू साइटोप्लाज्म. एंड साइटोप्लाज्म क्या है, वाटर 90%. तो इस पोर्शन पे क्या होगा, CO2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम है. तो ये फॉर्मेशन करेगा H2CO3 which is कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ओके. फिर इस H2CO3 कार्बोनिक एसिड को हम ब्रेक करें तो ये H plus HCO3, and that HCO3 means bicarbonate ions. And this is the second mode of transport of CO2 in the human body. The third one is in the combination with hemoglobin as carboxyhemoglobin. तो थर्ड जो मैकेनिज्म है
वो CO2 प्लस हीमोग्लोबिन इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी, बिकॉज कार्बोक्सी तब बनेगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होगा. तो इट्स कार्बामिनो hemoglobin, and only 5% of CO2 transports in the form of carbamino hemoglobin. This is all about the transport of gases and mechanism of respiration. If you are understanding the concept, so please like my video, share and subscribe my channel. Thank you so much.